हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और लास्ट लेक्चर तक हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं बात करूँगा कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉम्पटन था उसने जो अपना कॉम्पटन इफेक्ट दिया वो एक्सरे जो EMW है उसको लेके दिया। तो उससे पहले मैं देखता हूँ बेसिक सा कि जब कोई लाइट किसी मैटर पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है कि ये कोई लाइट बीम है और ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीन घटनाएं हमारे सामने आती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब धातु की सतह पर कोई फोटोन आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी कि इसमें हमने देखा था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, अनुक्रिया करता है। और आज हम देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। यानी कि यहाँ जो कॉम्पटन है वो क्या करेगा कि जो हाई एक्सेलरेटेड एक्सरे बीम का उपयोग करेगा और इसको वो जब मैटर पे इंसिडेंट करवाएगा तो क्या होगा कि जो मैटर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उस फोटोन के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा और इस कोलाइड से एक तो जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होगा और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड होगा। यानी कि इसमें होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन फोटोन है एक तो जो अपनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को इस मैटर से बाहर निकालने में काम में आती है और कुछ आंशिक एनर्जी इसकी जो मेरा फोटोन है उसको प्रतिक्षिप्त करने में काम आती है। तो हम देखते हैं कि जो कॉम्पटन ने अपना प्रयोग कैसे किया, एक्सरे बीम को कैसे प्राप्त किया, सब देखते हैं। तो कॉम्पटन ने क्या देखा कि उसने लिया कि जो एक मोलिब्डेनम ट्यूब है वो ली और इससे एक्सरे थी उसको उसने इंसिडेंट करवाया ग्रेफाइट पर। ये मेरा है ग्रेफाइट, मतलब मैटर पे इंसिडेंट करवाई और इससे जो EMW थी इसकी वेवलेंथ मेरी लैम्डा है। और जो एक्सरे ट्यूब है ये किसकी थी, ये थी मेरी मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम और इसकी लैम्डा का मान था 0.71 एंगस्ट्रॉम। अब इसने जो EMW थी इसको ग्रेफाइट पे आपतित करवाया। तो इसने क्या देखा कि ये जो इस मैटर से जो EMW है ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही थी, स्कैटर्ड हो रही थी। यानी कि ये मान लो इसके साथ लैम्डा कोण पे इंसिडेंट हो रही है, इधर इसके साथ जो एंगल बना रही है इसको मैं मान लूँ थीटा। और ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण इससे स्कैटर्ड हुई है उसकी वेवलेंथ मालूम है लैम्डा डैश।
और जो ये वेवलेंथ है इसका प्रायोगिक रूप से पता लगाने के लिए उसने क्या किया, एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लगाया। जो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो सकता था, मूव हो सकता था। यानी कि इससे इधर भी स्कैटर्ड हो रही थी, इधर भी स्कैटर्ड हो रही थी, इधर भी स्कैटर्ड हो गई थी। ये मेरा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। अब यहां से उसने कॉम्पिटन ने ये देखा कि जो ये लैम्डा डैश है, यानी कि ये मेरा इंसिडेंट और ये मेरा स्कैटर्ड फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है ये, और ये मेरा है स्कैटर्ड फोटोन। ये तो यहाँ से ये देखा गया है कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन होता है लैम्डा से। और यहाँ से एक फॉर्मूला उसने डिराइव किया कि लैम्डा डैश माइनस ये लैम्डा इक्वल टू होता है h/m0c और 1 माइनस कोस फाई। यानी कि जो इन तरंग दैर्ध्य का अंतर है वो ये जो स्कैटर्ड एंगल है फाई उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसको निकालेंगे। तो कॉम्पिटन ने यही प्रूव करने के लिए कि लैम्डा इज ग्रेटर देन होता है लैम्डा से अपना प्रायोगिक सत्यापन किया। देखते हैं कैसे किया। तो जो कॉम्पिटन था सबसे पहले उसने 3 अजम्पशन माने। क्या माने कि देखो उसने यूज क्या किया, एक्सरे को यूज किया। तो जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के क्या थी, समान थी। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी थी और इसकी एनर्जी थी इक्वल टू एच न्यू, और जो इसका मोमेंटम था वो था एच सी अपॉन में लैम्डा, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा। फर्स्ट बात। सेकंड कि जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या माना गया, फ्री माना गया और स्टेशनरी माना गया। इलेक्ट्रॉन फ्री और स्टेशनरी माना गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री था और स्टेशनरी था, यानी कि एक जगह स्थिर था। यानी कि जो मेरा फोटोन है वो आके किससे टक्कर करेगा, इलेक्ट्रॉन से। और थर्ड क्या माना गया कि जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में वो कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर है। यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर है, यानी कि ये स्थिर है मेरा। टक्कर मेरी कैसी है, प्रत्यास्थ है, यानी कि इसमें ऊर्जा और संवेग संरक्षण जो टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद में जो ऊर्जा और संवेग क्या रहेंगे मेरे, संरक्षित रहेंगे। यानी कि टक्कर से पूर्व एवं पश्चात ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहते हैं।
तो ये तीन बातें देखी उसने कि सबसे पहले कि एक्सरे उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल मान ली, इक्वल टू एच न्यू, और न्यू का मान होता है सी अपॉन में लैम्डा, तो ये इसका मोमेंटम हो गया पी इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, मुक्त अवस्था में है और स्थिर है, यानी कि ये विराम अवस्था में है, एक जगह स्थिर है, और जो मेरा फोटोन है वो आके इससे क्या करेगा, टक्कर करेगा। और टक्कर कैसी हो रही है, प्रत्याश टक्कर हो रही है ऐसे, और टक्कर से पूर्व यानी प्रत्याश टक्कर है तो टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात ऊर्जा एवं समय क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो अब इसका हम प्रायोगिक सत्यापन कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा आपतित फोटोन है, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और यहाँ मेरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, विरामावस्था में है। तो ये मेरा जो फोटोन है आपतित फोटोन, इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, लाइट की एनर्जी के बराबर, यानी कि इक्वल टू एच न्यू। तो इसका संवेग क्या होगा, सी अपॉन में लैम्डा। अब ये टक्कर करेगा इस इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन क्या है, विरामावस्था में। तो टक्कर के बाद क्या होगा, ये जो फोटोन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करेगा, तो ये अपनी जो कुछ ऊर्जा है उसको, तो ये जो फोटोन है उसको स्कैटर्ड करने में खर्च कर देता है, और कुछ ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से धकेलने में खर्च कर देता है। यानी कि ये मेरा स्कैटर्ड फोटोन हो गया, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन, और इसकी वेवलेंथ में मान लेता हूँ लैम्डा डैश। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर एच न्यू डैश। यानी कि जो ये फोटोन होता है इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वैसे इसकी जो वेवलेंथ होगी ये कम होगी और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम जानते हैं क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी कि एनर्जी लेस तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस, और फ्रीक्वेंसी लेस तो वेवलेंथ क्या होगी, हाई। हम ये जानते हैं। तो यहाँ से संवेग क्या हो जाएगा, एच न्यू सी अपॉन में लैम्डा डैश। ऐसे ही ये जो मेरा फोटोन है ये किस एंगल पे स्कैटर्ड होगा वो मैंने मान लिया फाई है, यानी कि ये फाई एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है, यानी कि ये मेरा जो स्कैटर्ड एंगल है, स्कैटर्ड एंगल। और ऐसे ही ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो v वेग से गति करता हुआ इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये v वेग से गति करता हुआ इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये थीटा एंगल बनाता है। तो जो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हम जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, mc²। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा इसका mv।
क्योंकि इसका वेग क्या है, v है, द्रव्यमान इसका m है। तो ये इसका प्रायोगिक डायग्राम हो जाता है। इसमें हमने देख लिया कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका वेवलेंथ है लैम्डा डैश, आपतित फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा। अब यदि इनके बीच में कोलाइड हो रहा है तो इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का और संवेग संरक्षण के नियम का क्या होगा, पालन होगा। और ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इसे मैं बोल देता हूँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां से मैं घटक भी देख लेता हूं इसके कि जो इसका इस डायरेक्शन में घटक होगा वो क्या होगा, जो फोटोन है इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या होगा। तो जो फोटोन का इस डायरेक्शन में मेरा घटक होगा h न्यू डैश अपॉन में c, और जो मेरा क्षैतिज घटक होता है वो मेरा होता है कोस थीटा, और यहाँ एंगल है मेरा कोस में होता है। तो जो फोटोन के लिए होगा वो होगा कोस फाई, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या हो जाएगा h न्यू डैश अपॉन में c साइन थीटा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा m v और कोस थीटा, यानी कि m v कोस थीटा। ऐसे ही जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा वो हो जाएगा m v साइन थीटा, यानी कि m v साइन थीटा। तो ये मेरे इसके घटक हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए x एक्सिस वाला घटक, ये y एक्सिस वाला घटक, और ऐसे ही ये फोटोन के लिए। अब मैं देख लेता हूँ इसमें सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि टक्कर से पूर्व ऊर्जा और टक्कर के बाद में जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, संरक्षित होगी। यानी कि जितनी ऊर्जा टक्कर से पहले होगी उतनी ही ऊर्जा क्या होगी टक्कर के बाद होगी। यानी कि टक्कर से पूर्व ऊर्जा क्या होगी कि फोटोन की ऊर्जा h न्यू, यानी कि मैं लिख सकता हूँ टक्कर से पूर्व ऊर्जा इक्वल टू टक्कर के बाद ऊर्जा। यानी कि टक्कर से पहले ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी है h न्यू, प्लस इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है E इक्वल टू mc²। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, विराम अवस्था में है, तो इसका हम विराम द्रव्यमान लेते हैं यानी कि m0। तो ये हो गया m0c² इक्वल टू टक्कर के बाद ऊर्जा। तो टक्कर के बाद ऊर्जा कितनी होगी, टक्कर के बाद ऊर्जा हो जाती है फोटोन की तो h न्यू डैश, और इसकी कितनी हो जाती है mc²। यानी कि मैं लिख सकता हूँ h न्यू डैश फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाती है mc²। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं m0c², और ये क्या है, स्थिर है। तो h न्यू डैश प्लस mc²। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को
जो एम सी स्क्वायर का मान निकालना है, तो जो मैं एम सी स्क्वायर इनके पद को एक तरफ ले लेता हूँ, यानी कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम ज़ीरो सी स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू, इसको मैं दे सकता हूँ इक्वेशन 5। ये मेरी आ जाती है इक्वेशन 5। एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम ज़ीरो सी स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरी इक्वेशन 1 है इसका वर्ग करूँगा। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इस समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 का वर्ग करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एम सी स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू एम ज़ीरो का स्क्वायर सी फोर प्लस एच इससे कॉमन ले लें न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर। यानी कि ये मेरे पास कैसा पद आएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एम ज़ीरो सी स्क्वायर है और ये इसका होल स्क्वायर होगा। यानी कि ये ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ही मेरा ये पद होगा। तो उसी तरह से मैं इसको सोल्व करूँगा, यानी कि एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एम ज़ीरो का स्क्वायर सी फोर प्लस इसका स्क्वायर यानी एच स्क्वायर और न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी कि एम ज़ीरो सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस न्यू डैश। अब इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आया एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू एम ज़ीरो स्क्वायर सी फोर प्लस इसको भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, ये एच स्क्वायर और इसको खोल लेते हैं न्यू स्क्वायर माइनस प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश। ये इसको एक्सपेंड कर लिया मैंने प्लस 2m ज़ीरो सी स्क्वायर डॉट एच न्यू माइनस न्यू डैश। तो इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूँ, इक्वेशन 2। ये मेरी इक्वेशन आ जाती है 2। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ। ये मेरे पास इक्वेशन आई एम स्क्वायर सी फोर इक्वल टू एम ज़ीरो स्क्वायर सी फोर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इसके अंदर गुणा कर लेते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2m ज़ीरो सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। इक्वेशन मेरी 3 2 है, 2 दे लेते से इक्वेशन मेरी 2। ऊर्जा के लिए, और अब मैं निकालूंगा संवेग के लिए। संवेग संरक्षण का नियम लगाऊंगा मैं। तो देखिएगा, ये मेरे पास फोटोन था, ये इलेक्ट्रॉन था, इधर मेरा स्कैटर्ड फोटोन था, इधर मेरा इलेक्ट्रॉन था। इधर मेरी एनर्जी थी E इक्वल टू एच न्यू और इसका संवेग था एच न्यू अपॉन में C। यहाँ मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, रेस्ट में था।
इधर मेरी एनर्जी थी एच न्यू डैश और इधर मेरा जो संवेग था एच न्यू डैश अपन में सी। जो इलेक्ट्रॉन था इसकी एनर्जी थी इक्वल टू एम सी स्क्वायर और पी इक्वल टू एम वी। तो संवेग के घटक क्या क्या थे मेरे पास इस डायरेक्शन में, पी वी सॉरी एम वी कोस थीटा और ये एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई। ये मेरा फाई था प्रतिक्षिप्त एंगल और ये मेरा थीटा था। यहाँ मेरा जो घटक था वो था एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन थीटा और जो इधर मेरा घटक था नीचे ये था एम वी साइन थीटा। अब देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से तो जो टक्कर मेरी कैसी हो रही है, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। तो जो मेरा फोटोन का संवेग क्या है एच न्यू अपॉन में सी और जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है विरामावस्था में है, तो इसका संवेग कितना होगा 0। यानी कि टक्कर से पूर्व संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद संवेग। ठीक है, यानी कि इधर फोटोन का संवेग क्या है मेरे पास एच न्यू अपॉन में सी प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होगा 0। ये मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले जो संवेग होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में निकालूंगा, एक वाई डायरेक्शन में। तो मैं पहला निकाल रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में। ठीक है, तो टक्कर के बाद फोटोन का संवेग क्या हो जाता है, हमने देखा एच न्यू डैश अपॉन में सी हो जाता है। अब इसका जो एक्स डायरेक्शन में घटक कौन सा है संवेग फोटोन का एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई। और इसके अलावा जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसका एक्स डायरेक्शन में घटक कौन सा है एम वी कोस थीटा। यानी कि हम इन दोनों को जोड़ के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि टक्कर के बाद संवेग क्या हो जाएगा, फोटोन का तो हुआ एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई प्लस इसका हो जाएगा एम वी कोस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन में सी प्लस 0 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई एम वी कोस थीटा। तो अब मैं यहाँ से एम वी कोस थीटा का मान निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि एम वी कोस थीटा इक्वल टू, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर लूँ यानी कि एच न्यू अपॉन में सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई। तो इसको इक्वेशन दे लेता हूँ मैं थर्ड। ये मेरा एक्स डायरेक्शन में क्या आया, संवेग आया, एक्स दिशा में संवेग। ठीक है, अब मैं निकालूंगा वाई डायरेक्शन में संवेग। तो जो टक्कर से पहले वाई डायरेक्शन में संवेग क्या होगा, टक्कर कैसी हो रही है, प्रत्यास्थ हो रही है सीधी, तो जो इसका वाई घटक है वो तो होगा नहीं। तो टक्कर से पहले तो संवेग हो गया 0, यानी कि 0। और टक्कर के बाद संवेग क्या होगा वाई डायरेक्शन में, फोटोन का एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई और जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा एम वी साइन थीटा। अब देखिए दोनों क्या है, एंटी हैं, ये इधर है ये इधर है, तो किसी को भी हम
माइनस के रूप में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लूँ, इसको माइनस के रूप में लिख लूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा। तो यहाँ से मैं एम वी वाला पद एक तरफ ले लेता हूँ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई। तो ये मेरा इक्वेशन 4। तो समीकरण 3 और 4 हैं, तो जो एम वी साइन थीटा और एम वी कोस थीटा की फॉर्म में है। अब मैं क्या करूँगा, जो समीकरण 3 और 4 हैं उनका वर्ग करूँगा और फिर इनका वर्ग करके मैं जोड़ूंगा। तो नेक्स्ट मैं यही करूँगा। तो ये तो मेरी समीकरण 3 चल रही थी। ये जो x और y डायरेक्शन में मेरा संवेग आया है, तो मैं इसको क्या कर लूँ, जोड़ लूँ। ये मेरा y डायरेक्शन में, तो सबसे पहले मैं समीकरण 3 का वर्ग कर लेता हूं। या फिर मैं एक साथ लिख लूं, समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ लेता हूं। समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि एम वी कोस थीटा, इधर वाले पदों को मैं जोड़ लेता हूं एक बार, यानी कि एम वी कोस थीटा प्लस, अब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इधर का वर्ग होगा तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू इसका वर्ग एच न्यू अपॉन में सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई, इसका वर्ग होगा प्लस एच न्यू डैश अपॉन में सी का वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। तो इसका मैं वर्ग कर लेता हूं पूरे का। तो देखिए इधर से तो वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इक्वल टू, अब मैं इसका वर्ग करूँगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, माइनस 2ab यानी माइनस 2 एच न्यू अपॉन में सी इंटू एच न्यू डैश अपॉन में सी कोस फाई। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए क्या मैं इसको एच न्यू इंटू एच न्यू डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश और अपॉन में सी स्क्वायर है, सी इंटू सी था तो इसे सी स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये मेरा कोस स्क्वायर फाई है। तो नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए ये मेरा चल रहा है एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव, यानी इन दोनों को एक जगह लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बनेगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख लूँ इसको एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों मेरे हिस्से यहाँ आ जाते हैं, और माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई थर्ड। अब मैं चाहूँ तो ये सी स्क्वायर कॉमन लेके इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश और कोस स्क्वायर फाइव। ये आई मेरे पास इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन को क्या मैं यहाँ लिख लूँ क्या, तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ इक्वेशन थर्ड को। ये मेरी इक्वेशन जो थर्ड है इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, यानी कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कोस स्क्वायर फाइव। इक्वेशन मेरी थर्ड। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 3 को घटा रहा हूँ। यानी कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, तो समीकरण 2 माइनस 3 कर देता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा लिख लेता हूँ मैं, m0 का स्क्वायर c4 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, और माइनस होगा ये, यानी कि माइनस यहाँ लिख लेता हूँ माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर पूरा माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस स्क्वायर फाइव। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर देखिएगा, इधर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर मैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यानी एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरा क्या बचेगा सी स्क्वायर, इधर मेरा क्या बचेगा वी स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर देखिए अगर कुछ कट रहा है इसमें तो मैं उसे काट देता हूँ, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर इस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से कट जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर इससे कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा है क्या, तो और बाकी इसमें से मेरे पास कुछ कट नहीं रहा है, तो और बाकी जो मेरे पद हैं मैं उनको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ। तो देखिए m0
स्क्वायर C4 प्लस, चलो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, -2 H² न्यू डैश, और ये जो पद है इनको मैं एक साथ लिख लूँ क्या? ये मेरा माइनस का पद है और ये प्लस का पद है, तो प्लस, ऐसा करता हूँ पहले इसे लिख लेता हूँ मैं, +2 H² न्यू डैश cos² फाई -2 H² न्यू डैश प्लस, अब मेरे पास पद बचा ये 2m0 C² H न्यू डैश। ठीक है, ये मेरे पास पद आ जाता है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ मैं लगाऊंगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने जो विराम द्रव्यमान m0 के लिए फॉर्मूला दिया है कि आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से m बराबर होता है m0 √1 - v² अपॉन में c²। यानी कि यहाँ से मैं इसका वर्ग करूँ, यानी कि m² की वैल्यू लिखना चाहूँ यहाँ से, तो m² बराबर हो जाएगा m0 का स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 1 - v² अपॉन में c²। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ c² एलसीएम ले लूँ तो m0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा c² - v² अपॉन में जो c² ऊपर चला जाएगा, यानी कि मैं इसको m² को लिख सकता हूँ m0 का स्क्वायर और c²। तो देखिए ऐसा ही करूँगा मैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, m² के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ m0 का स्क्वायर c² माइनस v² इंटू मेरा है ये c² है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा c4, और इंटू मेरा चल रहा है c² माइनस v² इक्वल टू m0 का स्क्वायर c4। अब देखिए ये है, इनमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? मैं कॉमन ले लूँ इनमें, -2h का स्क्वायर न्यू डैश, यानी कि -2h² न्यू और न्यू डैश, ये कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - cos θ, यानी कि 1 - cos फाई प्लस 2m0 c² h और न्यू डैश। और देखिए ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आगे मेरा क्या बच जाएगा, ये m0 स्क्वायर c4 इक्वल टू m0 स्क्वायर c4 माइनस 2h² न्यू डैश 1 - cos फाई प्लस 2m0 c² h न्यू माइनस का न्यू डैश। अब यहाँ से कुछ और कट रहा है क्या? बिल्कुल ये कट रहा है। तो ये मेरे पास क्या आया कि 0 इक्वल टू -2h² न्यू डैश 1 - cos फाई प्लस 2m0 c² h न्यू माइनस न्यू डैश। अब ये मेरा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैं इस पद को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, यानी कि 2h² न्यू डैश 1 - cos फाई और इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 2m0
सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। 2 से 2 गया, एक एच से एक एच कट जाएगा, यानी कि ये मेरे पास बच जाता है एच न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू m0 सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब यदि मैं इस m0 सी स्क्वायर है इसको इधर ट्रांसफ़र कर लूँ और न्यू न्यू डैश को अपॉन में ट्रांसफ़र कर लूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा h अपॉन में m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन में न्यू न्यू डैश। अब मैं यहाँ जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, चूँकि हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन में लैम्डा, तो न्यू डैश बराबर क्या होगा सी अपॉन में लैम्डा डैश। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ एच अपॉन में m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा 1 अपॉन में न्यू डैश माइनस 1 अपॉन में न्यू, और न्यू डैश का मान यहाँ से रख लेते हैं सी अपॉन में लैम्डा डैश, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा लैम्डा डैश अपॉन में सी माइनस लैम्डा अपॉन में सी। और नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ इस सी को इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा देखिएगा, ये आगे क्या जाता है ये मेरे पास आया h अपॉन में m0 सी स्क्वायर, यदि मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो इंटू सी, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि h अपॉन में m0 सी 1 माइनस कोस फाई इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो ये मेरा कॉम्पटन ने जो फॉर्मूला निकाला था वो आ गया कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में m0 सी 1 माइनस कोस फाई, यानी कि तरंग धैर्य में जो परिवर्तन हो रहा था कि जो आपतित फोटोन की तरंग धैर्य थी वो क्या होती थी ग्रेटर देन होती थी। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा या इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में m0 सी 1 माइनस कोस फाई, और यही जो कॉम्पटन निकालना चाह रहा था। लैम्डा माइनस लैम्डा डैश क्या है तरंग धैर्य में परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन विस्थापन की तरंग धैर्य में जो परिवर्तन था उसको इसने कहा कॉम्पटन विस्थापन। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो तरंग धैर्य में जो परिवर्तन है वो स्कैटर्ड एंगल फाई पर निर्भर कर रहा है, और जो आपतित फोटोन है इंसिडेंट फोटोन उसके मान पर निर्भर कर रहा है, यानी कि जो यहाँ से h अपॉन में m0 जो ये एक फैक्टर है इसका मान मैं निकाल सकता हूँ। h मेरा क्या है प्लांक कांस्टेंट है, यानी कि 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन में m0 विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 0.242 एंगस्ट्रॉन, यानी कि ये फैक्टर आ जाता है। अब मैं इसके लिए कुछ केस देखूंगा
कि जो डेल्टा लैम्डा का मान है, यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, ये फैक्टर का मान आया मेरे पास 0.242 इंटू 1 माइनस कोस फाई। यानी कि जो तरंग धैर्य में परिवर्तन हो रहा है वो इस स्कैटर्ड एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो स्कैटर्ड एंगल के लिए हम 3 केस देख लेते हैं कि डेल्टा लैम्डा मेरे पास आया है 0.242 1 माइनस कोस फाई। तो केस मैं फर्स्ट ले लूँ कि जब मेरा स्कैटर्ड एंगल जो फाई का मान हो 0, यानी कि फाई इक्वल टू हो 0, तो कोस फाई का मान क्या होता है? कोस फाई का मान होता है 1, यानी कि कोस फाई इक्वल टू 1, यानी कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.242 1 माइनस कोस फाई का मान 1, यानी कि डेल्टा लैम्डा क्या आया? 0। यानी कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा, यानी कि जब स्कैटरिंग एंगल है मेरा 0 डिग्री, तो जितनी आपतित फोटोन की वेवलेंथ होगी उतनी ही स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ होगी। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यदि आपतित फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है सेम है, तो जो फोटोन है वो स्कैटर्ड ही नहीं होगा। अब सेकंड केस हम देखते हैं। केस सेकंड कि जब फाई का मान हो 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.242 और 1 माइनस 0, यानी कि डेल्टा लैम्डा मेरे पास आया 0.242। ये मेरा लैम्डा का मान आया। अब जो ये डेल्टा लैम्डा का मान आया, इसके लिए हम प्रायोगिक वक्र खींचते हैं। तो हम देखते हैं, यदि मैं यहाँ खींच लूँ कि ये मेरी जो आइटेंसिटी है, आइटेंसिटी, और इधर मेरी जो वेवलेंथ है, तो इसमें जो मेरे पास कर्व आता है वो किस प्रकार का आता है? ये कर्व मेरा आता है इस तरह का। क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा 90 डिग्री है, उस पर जो वेवलेंथ में परिवर्तन है उसका मान मेरे पास अधिक प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो स्कैटर्ड एंगल है 90 डिग्री, उसके पास भी कुछ मानों पर जो स्कैटर्ड एंगल है उसका मान मेरे को लगभग सिमिलर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और ये जो मान है वो जो हमारा प्रायोगिक मान है 0.222, ये जो डेल्टा लैम्डा का मेरे पास प्रायोगिक मान आता है 0.2 एंगस्ट्रॉन, ये मेरा प्रायोगिक मान है। और ये मेरा लगभग सैद्धांतिक मान है। उससे देखिए कि जो स्कैटरिंग एंगल का जब मान है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के मान पर जो कुछ रेज हैं उसमें वेवलेंथ में चेंज नहीं होता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस कारण से होता है कि जब स्कैटरिंग एंगल का मान 90 डिग्री है, तो
जो ये फोटोन है वो कई बार जो इलेक्ट्रॉन को उस मैटर से बाहर धकेल नहीं पाता, यानी कि जब फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं धकेल पा रहा है, तो जो फोटोन है वो इंटरेक्ट करता है अब एटम के साथ। अब ये एटम के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो मेरा ये फॉर्मूला होता था कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में m0c और 1 माइनस कोस फाई। तो ये जो m0 द्रव्यमान हम लेते थे इलेक्ट्रॉन का लेते थे, तो अब हम द्रव्यमान लेंगे उस कार्बन एटम का, जो कि हम जानते हैं कि जो एटम का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो इसलिए जो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी कि वेवलेंथ में चेंज नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसलिए ये जो कर्व के मान है, वेवलेंथ के मान है, लगभग क्या लगते हैं, समान लगते हैं। थर्ड केस देखते हैं इसमें कि जब स्कैटरिंग एंगल हो मेरा फाई इक्वल टू पाई, तो कोस फाई का मान क्या होता है, माइनस का 1, यानी कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.242 और 1 माइनस 1, यानी कि डेल्टा लैम्डा बराबर आ गया यहाँ से 0.242 इंटू 2, यानी कि डेल्टा लैम्डा का मान मेरे पास आ जाता है 0.484 एंगस्ट्रॉम। तो ये 3 मान आते हैं मेरे पास। वेवलेंथ में जो चेंज होता है मैंने देखा, स्कैटरिंग एंगल है 0 डिग्री, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा तो जो स्कैटरिंग एंगल 0 होगा ऐसे निकल जाएगा, और जब स्कैटरिंग एंगल होगा 90 डिग्री तो ये इलेक्ट्रॉन से टकरा के यूँ चला जाएगा, और जब स्कैटरिंग होगा फाई तो ये इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के यूँ आ जाएगा। और इस कंडीशन में हमने देखा कि जितना एंगल ज़्यादा है तो उतना मेरा जो तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट। इस तरह कॉम्पटन ने जो लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा प्रूव किया, और इस कॉन्सेप्ट के लिए उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।